बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बायोमोलिक्यूल्स का मतलब समझ लीजिए। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। लिविंग में प्लांट भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पे होते हैं? लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग बीइंग्स की बॉडी में प्रेजेंट होंगे, एनिमल की, प्लांट की, इनकी बॉडीज में प्रेजेंट होंगे। और इनके मॉलिक्यूलर वेट जो होंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे अगर बात करो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप, तो लिविंग में, लिविंग रेड दिखाई दे रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स में क्या होंगे? टिश्यूज होंगे। टिश्यूज में क्या होंगी? सेल्स होंगी। और सेल्स के अंदर क्या होते हैं आपके? सेल्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनलीज बोलते हैं उनको। और उन ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होगा आपका? बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये बायोमोलिक्यूल कौन कौन से, किन किन की बात हम लोग कर सकते हैं? किन किन बायोमोलिक्यूल्स की हम लोग बात कर सकते हैं? जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, जैसे हो गया प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब की बात हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बात कर सकते हो बायोमोलिक्यूल में, प्रोटीन की बात करी जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की बात की जाएगी, और भी विटामिन वगैरह भी हैं, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में इनकी बात की जाएगी। नोट कर लीजिए स्लाइड। न्यूक्लिक एसिड हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स भी हैं, लिपिड्स होते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बायो। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? अब देखो, इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? कार्बो। रेड दिख रहा है प्रॉपर? मुझे नहीं दिख रहा है इतना अच्छा। आप बताओ, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। देखो, जो ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है? अगर ओल्ड डेफिनेशन की बात करो तो ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट बोले तो पानी, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और इस बेसिस पे, इस डेफिनेशन की बेसिस पे जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का, वो दिया गया है CxH2O होल Y। CxH2O होल Y।
मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और वो इस फॉर्मेट में फिट होना चाहिए। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये पता चला कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सारे के सारे इस डेफिनेशन और इस फॉर्मूला के बेसिस पे फिट नहीं होते हैं। जैसे मान लो हम इसमें एग्जांपल ले लें, अगर सपोज हम एग्जांपल ले लें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6। अगर इसको हम लिखें फॉर्मेट में, इस H2O वाले फॉर्मेट में, तो इसको कैसे लिख सकते हो, C6 लिख दो, H2O का क्या लिखना पड़ेगा, होल 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है। अब एक कंपाउंड आया, एक कंपाउंड पता लगा हमें, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या पता लगा हमको, एक कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर हम देखें इसका फॉर्मूला बना के, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O। इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में आ जा रहा था C1H2, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इस फॉर्मेट में तो आ जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कार्बन का ये हाइड्रेट है, इस फॉर्मेट में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली देखा गया तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था, कार्बोहाइड्रेट से प्रॉपर्टीज इसकी मैच नहीं कर रही थी, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। और भी कुछ रीजन है जिसकी बेसिस पे ये ओल्ड डेफिनेशन को क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ये नोट कर लीजिए, फिर नई डेफिनेशन पे आते हैं। इस डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन में एक बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि ये किससे बने हुए हैं, दीज आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नोट हो गया। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, C12H2O का पावर कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस फॉर्मेट में लिखिए। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है 12 और y इज इक्वल टू क्या है, हाँ, जैसे हम बात करें स्टार्च या सेलुलोज की बात कर लें, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है C6H10O5 होल n। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम C6H10 होल 5 होल C6H10O5 होल n। हाँ, अगर इसको फॉर्मेटिंग करना चाहे, इस हिसाब से लिखना चाहे, तो इसको हम लिख सकते हैं C6H2O, यहाँ पे लिख दो क्या लिख सकते हो 5, और पूरे के ऊपर लगा दो यहाँ पे इस फॉर्मेट में इसको ऐसे।
लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड वाले केस और बाकी केस ने ये वाली डेफिनेशन को क्या कर दिया, हाइड्रेट ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड भी दिख रहा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। फिर नई डेफिनेशन आ गई, अब नई डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन वालों को कोई समस्या होगी तो बोल दीजिएगा। नई डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नए में देखिए क्या बोला गया। नई डेफिनेशन में बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। नई डेफिनेशन में बोला गया कि या तो ये कई सारे OH ग्रुप के साथ एल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप इज मोर देन 2, पॉली है ना, और OH ग्रुप ज्यादा है और एल्डिहाइड है, या तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ये कीटोन होगा, मतलब OH ग्रुप का नंबर 2 से ज्यादा और उसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। तो नई डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी डेफिनेशन के साथ दूसरी डेफिनेशन में दी गई, दूसरी क्या है, सेकेंड डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड्स, carbohydrate are compounds which gives carbohydrates are compounds which gives polyhydroxy aldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। या तो ये खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या इस कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा हमको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल को, ऐसे बायोमोलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। पहली डेफिनेशन थी नेम की बेसिस पे कार्बन का हाइड्रेट, दूसरी डेफिनेशन है न्यू डेफिनेशन, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और these are the compound which gives polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone on hydrolysis। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, ये नोट हो गया ऑनलाइन बच्चे? अब देखो, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑफन कॉल्ड, एक और नाम है इनका सैकेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, सैकेराइड्स। सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स किस बेसिस पे बोला जाता है इनको,
सैकेराइड्स एक वर्ड से मिलके बना हुआ है, लैटिन वर्ड है सैकेरम, और सैकेरम का मतलब होता है शुगर। सैकेरम का क्या मतलब होता है? शुगर। शुगर का मतलब आप जानते ही हैं, मीठे की बात हो रही है, स्वीट। अब स्वीट सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन है स्वीट? लोअर कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। कैसे हैं ये? मीठे हैं। सारे के सारे मीठे नहीं होते। कौन से मीठे होंगे, कौन से मीठे नहीं होंगे, वो बताएंगे। नोट कर लीजिए। सैकेराइड्स वर्ड किस बेसिस पे दिया गया है? सैकरम से। सैकरम का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब है स्वीट। इनके जो कार्बोहाइड्रेट फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं आपके? स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। नोट हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन? अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी नेमिंग के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक को बोलते हैं एल्डोजेस, दूसरे को बोलते हैं कीटोजेस। नेमिंग के लिए नेम जब लिखते हैं तो किसी किसी को दो कैटेगरी देते हैं कार्बोहाइड्रेट की। दो कैटेगरी दी जाती है कार्बोहाइड्रेट की। एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एल्डोजेस, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम लोग कीटोजेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एल्डोजेस का शुगर्स जितने होंगे उनके नाम के लास्ट में OSES आता है। ओजेस, OSES आता है। ठीक है, जैसे आपका अगर कोई एंजाइम है तो उसके नेम के लास्ट में आता है एज, ASE, एज बोलते हैं, है ना। एंजाइम बहुत सारे होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल में अभी पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में एंजाइम्स भी, डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, इस तरीके के एंजाइम है। तो एंजाइम के लास्ट में आता है ASES बोलते हैं। अगर कोई शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लास्ट में, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में क्या आएगा? OSES, ओजेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला एल्डोजेस। एल्डोजेस का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट है एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट को अगर आपने एल्डोजेस की कैटेगरी में रखा है तो उसमें कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। और अगर कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप हो गया तो क्या बोल दोगे उसको? कीटोसिस। अगर कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा? कीटोसिस। कोई दिक्कत? एल्ड फॉर एल्डिहाइड। और जैसे एग्जाम्पल में याद रखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला यही है C6H12O6। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए इसको एल्डोजेस बोलते हैं,
और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? कीटोसिस। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो अगर एल्डोसिस कीटोसिस की बेसिस पे अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो ग्लूकोज को एल्डोसिस की कैटेगरी में रखेंगे और फ्रक्टोज को किस में रखेंगे? कीटोस। क्लियर है बात? ओजेस तो इसलिए बोल रहे हैं शुगर्स के लास्ट में ओजेस बोल। एल्ड लगाया है तो एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो लगाया, कीटोसिस लगाया तो कौन सा ग्रुप है? कीटो। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लिख ले, देखो फॉर्मूला लिखते हैं। ग्लूकोज का होता है CHO, फिर यहाँ पे आता है CHOH होल 4, फिर यहाँ आता है CH2। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज के फॉर्मूला में अगर देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोजेस बोल सकते हो। अगर हम बोले कि 1 डिग्री अल्कोहल कितना है ग्रुप, तो ये वाला जो CH2OH है यही 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर हम बोले इसमें 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, तो CHOH जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो ये कितने हैं? 4। कोई दिक्कत? ठीक। कीटोसिस की अगर बात करो, जैसे फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, यहाँ CH2OH आता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है सेकेंड पोजीशन। कीटोन ग्रुप जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, एल्डिहाइड एंड पे आ सकता है, कीटोन एंड पे नहीं आ सकता है। क्या रीजन है? कीटोन का फॉर्मूला ही होता है RCOR, तो बीच में ही आएगा चेन के, एंड पे नहीं आएगा। तो CH2OH ऊपर, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, CHOH होल थ्राइस, और नीचे फिर से CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है? फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। फ्रक्टोज क्या होगा? कीटोसिस हो जाएगा। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है और 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं? बोलिए वेरोनिका, बताइए 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अंशराज बताइए 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितने दिख रहे हैं फ्रक्टोज में? 3 कहाँ है? देखो ये CH2OH यही होता है 1 डिग्री अल्कोहल। CHOH वाले 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप 3 हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है? किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरीके से पूछ सकते हैं, अगर जिसका भी फॉर्मूला आपको पता है उसमें पूछ सकते हैं ना। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, वो फिर वो फैट डिपॉजिट होने लगता है ना, फैट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए अब देखो, एल्डोसिस हमने बोल दिया और कीटोसिस बोल दिया है ना। अब कहीं कहीं पे जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एल्ड ट्रायोसिस। क्या लिखा हुआ है? एल्ड ट्रायोसिस। इसका क्या मतलब है? देखो एल्ड ट्रायोसिस का क्या मतलब, एल्डो ट्रायोसिस का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। एल्ड का मतलब तो हो गया कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसमें।
दूसरा क्या मतलब है? ट्राइओजेस का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम उस मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3। कोई दिक्कत? अगर नाम बोल दिया एल्डो टेट्राओजेस, 4 हो गए ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे पढ़ लेंगे। एल्डो पेंटोजेस CHO ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एल्डो हेक्सोजेस CHO ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन 6। कोई दिक्कत हो तो बोलो। एल्डोहेक्टोजेस बोलेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल में उसके? 7। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? एल्ड हटा दो, कीटो ट्रायोजेस, कीटो टेट्रोजेस, कीटो पेंटोजेस, कीटो ट्रायोजेस। अब बताने की जरूरत है, ये कर लेंगे ना ऑनलाइन। बच्चों क्या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो, वॉइस में दिक्कत आ रही है? नहीं। अच्छा, नोट कर रहे होंगे फटाफट इसलिए। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बोल दीजिएगा। कीटो टेट्रोजेस, इसी तरीके से कीटो पेंटोजेस भी हो सकता है। अब आप नीचे मीनिंग लिख लीजिएगा, मैंने लिख दिया सीधे से। ठीक है, कीटो का मतलब समझ गए? कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है और कार्बन का नंबर कितना है? यहाँ पे कार्बन का नंबर 4। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बन का नंबर टोटल कितना है? 4। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, कार्बन का नंबर 5, कार्बन का नंबर 6, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। कीटो की बात तो एक ही है। क्लियर है इतने पॉइंट? अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस होने पे कैसे कैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी बेसिस पे हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। On the basis of hydrolysis product. इसमें जो होंगे दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक होगा शुगर और इसी में दूसरी कैटेगरी मिलेगी हमको नॉन शुगर। शुगर बोले तो स्वीट, नॉन शुगर बोले तो स्वीट नहीं होगा जो।
मतलब समझ ही गए, शुगर का मतलब क्या है, स्वीट, नॉन शुगर में नो। ये जो शुगर्स होंगे ये आपके होंगे क्रिस्टलाइन। कैसे होते हैं ये, क्रिस्टलाइन। नॉन शुगर्स जो होते हैं ये होते हैं एमॉर्फस। अभी सॉलिड के दो टाइप हैं, समझाएंगे आपको। एक को क्रिस्टल बोलते हैं, एक को बोलते हैं एमॉर्फस। अभी आप नाम याद रख लीजिए बस। शुगर जो होंगे वो कैसे होंगे, स्वीट इन टेस्ट एंड क्रिस्टलाइन। और नॉन शुगर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एमॉर्फस। ये जो शुगर्स होंगे these are sparingly soluble in water और ये जो नॉन शुगर्स होंगे not soluble in cold water। गरम गरम करके खोलेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन शुगर एंड नॉन शुगर हो गए। ठंडे पानी में हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, होगी। अब ये जो शुगर है इसमें कैटेगरी लिख लो, फिर एक एक को डिफाइन करेंगे। शुगर में क्या क्या कैटेगरी है। एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, डी है, DES, मोनोसैकेराइड्स। और दूसरी कैटेगरी है इसमें ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स और दूसरी कौन सी कैटेगरी है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड। नॉन शुगर्स में लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। नॉन शुगर्स को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। इस पॉलीसैकेराइड में भी दो कैटेगरी मिलेगी। एक को बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अभी सबका मीनिंग बताते हैं एक एक करके। होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले चीज को डिफाइन करते हैं, मोनोसैकेराइड को। क्या होता है मोनोसैकेराइड, पूरा चार्ट नोट हो गया इतना। सबसे पहले करते हैं क्या, मोनो मोनोसैकेराइड्स को अगर बोलो
तो इसको बोलोगे सबसे ज्यादा जो सिंपलेस्ट शुगर होती है या सबसे ज्यादा जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा कौन सा, मोनोसेकेराइड। हाँ, सिंपलेस्ट क्या बोलेंगे इसको, मोनोसेकेराइड को बोलेंगे सिंपलेस्ट शुगर, या बोल सकते हो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट शुगर या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी कैटेगरी है, तो क्या बताओगे आप, मोनो। एग्जांपल्स कई हो सकते हैं मोनोसेकेराइड के। अब दूसरी चीज क्या है मोनोसेकेराइड का मतलब, मोनोसेकेराइड का मतलब है, देखो जितने ऑलिगोसेकेराइड होंगे, जितने पॉलीसेकेराइड होंगे, अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड में टूटते हैं। अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, सिंपल शुगर्स बनाएंगे। जितने भी शुगर्स हैं ऑलिगोसेकेराइड कैटेगरी, पॉलीसेकेराइड कैटेगरी, सबको अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो सिंपल शुगर बनाएंगे, मतलब वो मोनोसेकेराइड में टूटेंगे, मोनोसेकेराइड बनाएंगे अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस के बाद। लेकिन मोनोसेकेराइड ऐसी कैटेगरी है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद कोई भी शुगर नहीं बनाएगी, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सबसे छोटा फॉर्मेट है। अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनना पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो, ध्यान से देखो, एक नोट नहीं करना, समझ लो बात को। जैसे मान लो हमने बोला कि ये वॉल बनी हुई है, ये ब्रिक्स है, ध्यान से देखो, ये ब्रिक्स है, ठीक। अब जैसे मान लो कोई वॉल ऐसी है जिसमें आपने एक ब्रिक को मान लो मोनोसेकेराइड, इसमें कितने ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्रिक्स हैं इनको मान लो मोनोसेकेराइड, ध्यान से समझना, ब्रिक्स को क्या मान लिया आपने, मोनोसेकेराइड, ठीक। अब मान लो इसकी हाइड्रोलिसिस करो, मतलब इसको तोड़ो, इसको शुगर मान लेते, इसको तोड़ो। जब इसको तोड़ोगे आप तो ये एक ये मोनोसेकेराइड बना लेगा, एक ये मोनोसेकेराइड, ये सारे मोनोसेकेराइड अलग हो जाएंगे, ठीक। कितने मोनोसेकेराइड ये बनाएगा, एक दो, जितने इसमें यूनिट है मोनोसेकेराइड की वो सब हाइड्रोलिसिस से अलग हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड बन जाएंगे 6। कितने मोनोसेकेराइड बन जाएंगे, 6। अगर यहाँ पे 8 ले लो तो 8 बन जाएंगे, अगर यहाँ पे 5 ले लो तो कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, 2 ले लो तो 2 मोनोसेकेराइड बन जाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ ये मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसको ले लो, उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस हो जाएंगे, टूटेगा तो, ठीक। लेकिन ये वाला जो केस है मोनोसेकेराइड जो है, ये मान लो एक ही ब्रिक है, यही शुगर की यूनिट यही है। जब ये एक होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन अगर ये एक भी बेसिक यूनिट नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को आप कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलोगे। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट होते हैं, मान लो एक ही यूनिट है। अब इनकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो कोई भी शुगर नहीं बनेगा क्योंकि ये तो टूटेगा। अब ये टूटेगा तो मान लो छोटे छोटे दो पार्ट इसने बना लिए, ठीक है। तो इस पार्ट को, ये जो चौकोर ये चीज था, इसको हम मोनोसेकेराइड बोल रहे थे, इन चीजों को हम मोनोसेकेराइड थोड़ी बोलेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, जब ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो कोई शुगर नहीं बनाएगा, ये सबसे छोटा
शुगर। डाइसैकेराइड जैसे हम बात करेंगे तो डाइसैकेराइड जब हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, तो मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट देता है, 2 यूनिट बनाएगा। ट्राइसैकेराइड बोलेंगे तो मोनोसैकेराइड की 3 यूनिट बनाएगा। टेट्रासैकेराइड बोलोगे तो मोनोसैकेराइड की 4 यूनिट बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर मोनोसैकेराइड की बात करो तो वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो शुगर नहीं बनेगा, और कोई कंपाउंड बनेगा, बट दैट इज नॉट शुगर। क्लियर है बात? अब मोनोसैकेराइड की ये तो वैसी बात होगी, अब थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे ना। लिख लो, दीज आर, मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन लिखो, these are single unit carbohydrate, these are single unit carbohydrate अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब तो पता ही है क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों में से कोई हो सकता है। These are single unit carbohydrate which cannot be broken into sugars upon hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करने पे बाकी जितनी कैटेगरी है सब सिंपल शुगर बनाएंगे, छोटा शुगर बनाएंगे, छोटी यूनिट बनाएंगे शुगर की। लेकिन मोनोसैकेराइड ऐसी यूनिट है जो खुद ही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो दूसरा शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल समझ लें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल में लिख लो, ग्लूकोज, अभी स्ट्रक्चर बताया था ना, फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड जो नोन है, नॉन मोनोसैकेराइड जो है अभी तक, उसमें कार्बन एटम का नंबर 3 to 9 है। कार्बन एटम कितना अभी तक जितने पता लगे उसमें क्या है नंबर 3 to 9। इसका मतलब 2 कार्बन का कोई भी कार्बोहाइड्रेट, 1 कार्बन का कोई भी कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है, नहीं बना है अभी तक। कितने कार्बन है? सबसे छोटा मोनोसैकेराइड सबसे छोटा है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में, और उसमें भी सबसे छोटा नंबर क्या है कार्बन का 3 to 9 की कैटेगरी वाले अभी तक मिले हुए हैं। जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना। क्लियर है? मोनोसैकेराइड नोट कर लिया बच्चों? अब डालो कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स they are
मेड ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बने होते हैं? ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की 2 से 10 यूनिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट तक हो सकती है। इसका क्या मतलब है? अगर आप ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे, ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या करेगा? 2 to 10 मोनोसेकेराइड बनाएगा। अब आप बोलोगे 2 to 10 कैसे? जिसमें मान लो 2 यूनिट है वो 2 यूनिट बनाएगा, जिसमें 3 यूनिट है वो 3 बनाएगा, जिसमें 4 है वो 4 बनाएगा। अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होगा। क्लियर है? नोट हो गया यहाँ तक पॉइंट? अब ये 2 से 10 तक को क्या क्या बोलेंगे उनका नाम देख लेते हैं। अगर 2 यूनिट है तो क्या नाम होगा? ओलिगोसेकेराइड में कई कैटेगरी हो जाएगी। ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट जुड़ी है उसके बेसिस पे नाम हो जाएंगे अलग अलग। जैसे एक को बोलोगे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का क्या मतलब है? इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट बनेगी। एक की डेफिनेशन लिख दे रही हूं, अपॉन हाइड्रोलिसिस टू मोनोसेकेराइड यूनिट आर फॉर्म। एक एग्जांपल भी लिखती हूँ तो उससे पता लगेगा। दो मोनोसेकेराइड यूनिट क्या होगी इससे बनेगी? डाइसेकेराइड इसको बोलोगे, है ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से समझ दो। C12H22O11 ये है फॉर्मूला आपका सुक्रोज का। इसकी जब करते हो हाइड्रोलिसिस तो ये टूट जाता है। अगर सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लेते हो तो ये टूट जाता है C6H12O6। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है और एक मॉलिक्यूल ये बनाता है फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड हैं, तो मोनोसेकेराइड के टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 हो गए ना। 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड बन रहे हैं लेकिन दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, इसलिए सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ यू विल प्रूव दैट सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, तो आप क्या बोलोगे? अपॉन हाइड्रोलिसिस डाइसेकेराइड गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। एग्जांपल में आप सुक्रोज दे दो, सुक्रोज का कुछ। हाँ बोलो। ट्राई टेट्रा इसी तरीके से होंगे। जो 3 देगा, 3 मोनोसेकेराइड बनाएगा, वो ट्राई हो गया। जो 4 देगा वो टेट्रासेकेराइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ट्राई का भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे इसकी जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम लिख लो, 1-2 बार पूछा है मेंस में। एंजाइम का क्या नाम है?
इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन। ठीक है, अब देखो डाइसेकेराइड हो गया, फिर क्या है आपका ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पे कितनी यूनिट देगा मोनोसेकेराइड की, 3 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, ट्राई का एग्जांपल लिखते हैं। एक शुगर रैफिनोज, क्या नाम है, रैफिनोज। रैफिनोज का फॉर्मूला है C18H32O16, C18H32O16, रैफिनोज। ये रैफिनोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर दो, रैफिनोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर दो, ट्राइसेकेराइड है ये, तो याद रखो ये 3 मॉलिक्यूल बनाता है। तीनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, तो तीनों का नाम अलग है। एक बनेगा ग्लूकोज, दूसरा बनेगा फ्रक्टोज, और तीसरा बनता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज किससे बना, रैफिनोज से। रैफिनोज इज अ ट्राइसेकेराइड। तीनों का फॉर्मूला वही है, C6H12O6। नेम याद रखना है आपको। एक का नाम क्या है, स्ट्रक्चर में अलग है, ग्लूकोज, दूसरा है आपका फ्रक्टोज, तीसरा है आपका गैलेक्टोज। ट्राई तक लिख लो, फिर टेट्रा के एग्जाम्पल बताएंगे इस तरीके से। टेट्रा का मीनिंग तो समझ में आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस पे कितनी यूनिट देगा, 4 यूनिट। मोनोसेकेराइड टूटेगा अल्टीमेटली किसमें, मोनोसेकेराइड। दो में नहीं टूटता है, मोनो में टूट जाता है। नोट हो गया यहाँ तक बच्चों, ऑनलाइन। टेट्रासेकेराइड डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है अब, है ना, मालूम है आपको, वही बेसिक डेफिनेशन चलेगी। हाइड्रोलिसिस में 4 मॉलिक्यूल देगा किसके, मोनोसेकेराइड के। एग्जांपल सीधे लिख लेते हैं, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल है स्टेप चाई पोजेस। एनसीईआरटी कोई लाया, और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ध्यान रख लो, नाम लिख लो केवल। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनाएगा, 4 बनाने हैं ना, और गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। गैलेक्टोज के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, फॉर्मूला होता है C24H48, डबल हो जाता है 24
42 है, नॉट 40, 42 और O21। टेट्रा तक याद रखेंगे। 2 से 10 यूनिट अगर दे रहे हैं तो सबको किसमें कैटेगराइज करते हैं? मोनो एंड ओलिगो की बात हो गई। अब किसकी बात करें हम लोग? पॉलीसेकेराइड की। शुगर की बात कर ली हमने, ये कैटेगरी थी शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर में मोनो था और क्या था? ओलिगो था। मोनो और ओलिगो की बात कर ली। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? नॉन शुगर में, जिसको हमने बोला था कौन सा कैटेगरी किया था? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में एक होमो है और एक हेट्रो। चलिए हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत है हर्ष? बोलिए। हाँ, बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ, शॉर्ट में लिखा रही हूँ, बस याद करने के काम आ जाए फिर। ठीक है। हाँ हाँ, आ सकते हैं ना, आते। मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे? दिक्कत होगी। डेफिनेशन लिख लो। दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, these on hydrolysis gives large number of monosaccharide unit. दो तीन चार 10 में गिनती नहीं होगी, बहुत ज्यादा नंबर में मोनोसेकेराइड यूनिट देगा। अल्टीमेटली ये भी क्या दे रहा है? मोनोसेकेराइड ही दे रहा है ना, डाई वाई नहीं दे रहा। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला याद रखो। जनरल फॉर्मूला है C6H10O5 होल N, और N का नंबर है लगभग 100 से लेके 300 तक, 3000 तक, नॉट 300। N का नंबर है 100 से लेकर के कहां तक हो सकता है? सिंपलेस्ट भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उन मोनोमर यूनिट से ज्वाइन होके बने हुए हैं, और फिर जब इनकी अल्टीमेटली ब्रेकिंग होती है तो इसी में ब्रेक होती है, मोनो में ही जाती है। हाँ हाँ, पर उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का हो जाएगा कि क्या हो जाएंगे वो? नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल बहुत सारे हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं हम? एनिमल स्टार्च। वाला वो प्रॉब्लम होती है ना, जो कौन सा प्रॉब्लम होता है, कुछ तो पढ़ाया जाता है आपको ना? ये क्या बोल रहे, याद नहीं आ रहा प्रॉब्लम का नाम, डिजीज का, मेडिकल कंडीशन। क्या क्या लिख दिया? स्टार्च लिखा, ग्लाइकोजन लिखा, सेलुलोज। सेलुलोज का नाम सुना है आपने? कहाँ सुना है? प्लांट में कहाँ पे?
प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है ना। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन, ये सब एग्जाम्पल। होगा कुछ, मैं कुछ और बताना चाहती थी। क्या? एनिमल स्टार्च की बीमारी नहीं है, स्टार्च इसको बोलते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका, शुगर जब आप ज्यादा खाओगे तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में जाके मसल्स में इकट्ठा होने लगे। नया नया बताते हो तुम लोग। पॉलीसेकेराइड की दो कैटेगरी है, कैटेगरी पढ़ लो, फिर पॉलीसेकेराइड का डिटेल डिस्कशन होगा। डिटेल तो लास्ट में होगा, ये तो क्लासिफिकेशन चल रहा है। पॉलीसेकेराइड लिख लो, होमो कब बोलेंगे, हेट्रो कब बोलेंगे, दो कैटेगरी थी ना। होमो पॉलीसेकेराइड, होमो से समझ में आ रहा है, होमो का मतलब सेम होता है ना। और दूसरी क्या बात हो रही है? वंश, शांति, शांति पुत्र, शांति पुत्र। अब देखो, होमो तब बोलेंगे जब सारी की सारी जिससे भी ये बना हुआ है सारी मोनोसेकेराइड यूनिट सेम है। जैसे मान लो कोई पॉलीसेकेराइड बना है, वो ग्लूकोज से ही बना हुआ है, जब वो ब्रेक हो रहा है तो ग्लूकोज ही बन रहा है केवल। हाइड्रोलिसिस पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज। सारी यूनिट क्या है? मोनोसेकेराइड, सारी यूनिट क्या है? सेम है, तो होमो बोल दोगे। अगर दो या दो से ज्यादा टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से पॉलीसेकेराइड बना हुआ है, टाइप की है ना, नंबर की बात नहीं हो रही, टाइप की बात हो रही है। दो से ज्यादा टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से अगर वो बना हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमो में लिख लो, इट इज made up of only one monosaccharide, only one type monosaccharide. Exact language लिखे, one monosaccharide. ठीक है, वन का मतलब ये नहीं कि एक ग्लूकोज से आप क्या बना दो? पॉलीसेकेराइड बना दो। ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हो जाए और कोई पॉलीसेकेराइड अगर बन जाता है तो उसको क्या बोलोगे? होमो, क्योंकि सब के सब क्या है? ग्लूकोज। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन सा होगा? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मोनोसेकेराइड यूनिट। एक को बोल रहे होमो, एक को क्या बोल रहे हैं? होमो का एग्जांपल लिख लो, हेट्रो का एग्जांपल लिख लो जल्दी से। होमो हेट्रो के एग्जांपल लिख लो जल्दी से, फिर अगले क्लासिफिकेशन खत्म होगा तभी तो अगले टर्न पे फिर मोनोसेकेराइड शुरू करेंगे, ग्लूकोज वगैरह, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जल्दी जल्दी खत्म करना है, कार्बोहाइड्रेट ही बड़ा है, बाकी बड़े नहीं है। एग्जाम्पल लिख लें,
क्या टाइम हो रहा है बोलो? 8? अभी तो बहुत टाइम है। सेलेक्ट नहीं होना है, बस पढ़ते रहो। सेलेक्ट होना है कि बस यहीं पढ़ते रहना है बैठ के? अब चुप हो जाओ। लगातार चालू तो मतलब चालू। एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे पर लिखवाने तो है। होमोपॉलीसेकेराइड में लिख लो सेलुलोज। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज। एग्जाम्पल वगैरह से भी क्या कर सकते हैं आपको? हम्म, मैचिंग मैचिंग दे सकते हैं, और तो क्या देंगे इसमें। हिपैरिन लिख लो। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में लिखो हिपैरिन। हिपैरिन का नाम सुना है? हाँ, हिपैरिन का नाम सुना है? ना सुनो, अच्छी बात है। हाँ, ये कुछ तो ब्लड से रिलेटेड चीज है, हिपैरिन। ये क्या होता है? हिपैरिन जो होता है ना, ये ऐसी चीज है जो ब्लड को उसका क्लॉट बनने से रोकता है। क्लॉट बनने से रोकता है ना? हाँ। तो जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें अगर जैसे मान लीजिए कि इंट्रावेनसली कुछ दिया जा रहा है, और कई सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि फिर वेन्स ब्लॉक होने लगती है, एक ही जगह से फ्लूइड बार बार आप दे रहे हो, तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स? दूसरे हाथ में लगा देते हैं सिस्टम। और वो सिस्टम दूसरे हाथ में लगा दिया, मान लो दूसरे हाथ में भी बार बार ब्लॉक हो जा रहा है, वेन्स ब्लॉक हो रही है लगातार फ्लूइड चढ़ाने की वजह से, तो क्या करते हैं उसमें? उसमें यही मटेरियल केमिकल दवाई के फॉर्म में डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हैपलॉक। क्या बोलते हैं? हैपलॉक। हैपलॉक का मतलब यही वाला हिपैरिन जो है वो क्या है? केमिकली जो बना हुआ मेडिसिन है, उसको डाल दिया जाता है उसमें। तो वो क्या करता है? वेन्स को थोड़ा सा खोल देता है, क्लॉटिंग होने नहीं देता है ना। और बस बस इतना ही मुझे पता था, हार्ट अटैक का नहीं पता। जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। अब नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे आगे, ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय। तुमसे कुछ पूछो तुम।